मेरा गुजरात प्रदेश है जो बीटी कॉटन की खेती करता है। आंध्र में बीटी कॉटन की खेती होती है, महाराष्ट्र में बीटी कॉटन की खेती होती है, गुजरात में भी बीटी कॉटन की खेती होती है। लेकिन आंध्र और महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि मेरे गुजरात का किसान चीन, फ्रांस, इटली वहां के बाजार में जाकर के अपना कॉटन बेचता है और देश का 80% कॉटन मेरे गुजरात से दुनिया के बाजार में बेचता है। ये है गुजरात। आप क्या कीजिए, क्या किसान का भला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या किसान का भला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या किसान की पैदावार बढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसका रास्ता है गुजरात में, कोई रास्ता है गुजरात पर जो गांव का भला करे, किसान का भला। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने एक बार बयान दिया कि इस देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार है। ये इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया हुआ बयान है। अगर उनको इतना किसानों के प्रति प्रेम था तो श्रीमान मनमोहन सिंह जी आपके मुंह से ये बात क्यों न निकली कि भारत की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार किसानों का होता है। नहीं सोचा। और इन दिनों किसानों के नाम से निकल पड़े हैं। मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज मैं केंद्र सरकार को आह्वान करता हूं। केंद्र सरकार 5 साल से दिल्ली में बैठी है। वे व्हाइट पेपर निकाले, श्वेत पत्र निकाले और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करें कि उनके केंद्र सरकार के शासनकाल में किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किया, किसानों की स्थिति कहां पहुंची है, किसानों की आत्महत्या क्यों बढ़ी है, किसान इस प्रकार से कर्जदार कैसे बन गया, उसका एक व्हाइट पेपर निकाले। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, आप तो 60,000 करोड़ रुपया का हिसाब दुनिया को दे रहे हो। आप स्टेट वाइज, हर प्रदेश वाइज कितने किसानों का कर्ज है, कितने रुपयों का कर्ज है, किसी बैंक का कर्ज है, उसका पूरा हिसाब हिंदुस्तानी जनता को दो। आइए बड़ो, बहुत बड़ा कपड़ा है, मैं बताता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताता हूं। जब 4 महीने 6 महीने पहले एनडीसी की मीटिंग हुई तब यही दिल्ली की सरकार 25,000 करोड़ की बात कर रही थी। अचानक 60,000 करोड़ कैसे हो गया? जरा बताओ, ये 25,000 और 60,000 के बीच का जो माल है वो किसकी जेब में जाने वाला है? जब अटल बिहारी वहां पे दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, अटल जी की सरकार की आलोचना होती, टीवी पे समाचार आते, फोटो सकती थी। फोटो क्या सकती थी कि फलानी जगह पर अन्न का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन अटल जी की सरकार के पास इस अन्न को रखने की व्यवस्था नहीं है और वो पानी में भीग रहा है। अटल जी की सरकार इतने अन्न के भंडार छोड़ करके गई। ऐसा तो क्या हुआ कि 3 साल के भीतर भीतर आपको विदेशों से गेहूं लाने की नौबत आई। मैं पूछना चाहता हूं, और क्या कारण है कि आप हिंदुस्तान के किसान से गेहूं लेते हैं तो 700 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं लेते हैं, और गोरे लोगों से गेहूं लाते हो तो 12,000 रुपये तक काम देते हो। ये रुपये कौन गोरे लोगों के कमीशन के लिए जाते हैं, ये देश जानना था। ये दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पिछले 3 वर्ष में गेहूं के नाम पर 15,000 करोड़ रुपये विदेश की धरती को दे दिए हैं।
अगर वो 15,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान की जेब में गया होगा तो आज देश को विदेश के लाल गेहूं खाने के लिए मजबूर न होना पड़ता। इसके लिए दिल्ली की सरकार वो 15,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान के पास गया होगा तो आज उसको आत्महत्या करने की नौबत ना। अगर वो 15,000 करोड़ रुपया गरीब किसान के घर में गया होता तो और ज्यादा फसल पैदा करता, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल पहले भारत सरकार ने हमको रिक्वेस्ट भेजी कि मोदी जी देश में गेहूं की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, आप अपने किसानों को समझाइए वो अपना पैसे कमाने वाले जो क्रॉप है उसको छोड़ करके देश की भलाई के लिए गेहूं की खेती करना शुरू करें। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार ने किसी ने नहीं सोचा, अकेला मेरा राज्य ऐसा है जिसने गेहूं की फसल के लिए किसानों को समझाया। और इस वक्त मेरे यहां अब तक जितना गेहूं पैदा होता था उससे 20% ज्यादा गेहूं मैंने पैदा किया। मेरे किसानों ने मेहनत की देश के लिए, देश के कोई व्यक्ति भूखा न मरे, 20% के बड़ा मेरे यहाँ किसान को आत्महत्या करने की नौबत। ये तो मैंने मेरे किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए पशुपालन को बल दिया। ये तो 2 साल के भीतर भीतर मेरे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन में, दूध के उत्पादन में 20% बढ़ोतरी हुई, 20%। और उसके कारण आज मेरा किसान बड़े ताकत के साथ खड़ा है। अगर किसानों का भला करना है तो मैं दिल्ली से कहता हूं, आइए गुजरात मॉडल का अध्ययन कीजिए, देश के किसानों को बचाया जाए। लेकिन उनको तो 25,000 करोड़ और 60,000 करोड़ के बीच का खेल खेलना है और इसलिए मित्रों ये रास्ता नहीं। मैं भाइयों मैंने और भी एक बात बताया था, ये हुगली की धरती है जो तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए लड़ती रही है। ये तिरंगे झंडे के सम्मान के लड़ने वाली हुगली की जनता जब मेरे सामने बैठी है, मित्रों मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है, किसी जमाने में कश्मीर तक सीमित आतंकवाद आज कर्नाटक के गरीब मोहल्ले की ओर जा रहा है। तो कर्नाटक तबाह हो रहा है, कर्नाटक को बर्बाद करने को लोग खुले। क्या आप आतंकवाद को रोकना चाहते हैं? मैं कर्नाटक की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप आतंकवाद को रोकना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आतंकवाद कर्नाटक की धरती पर जड़ें न जमाए? क्या आप चाहते हैं आतंकवाद खत्म होना चाहिए? फिर तो दिल्ली की सरकार में दम नहीं है। अगर आतंकवाद से कर्नाटक को आगे चल करके बचाना है तो ये येदियुरप्पा के नेतृत्व में बताया, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बताए जा सकते हैं। ये तो कर्नाटक में बहुत बड़ा खतरा मैं देख रहा हूं और इसे मैं आगाह करके आया हूं, आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर देने वाले लोग ही चाहिए। आतंकवाद के सामने झुकने वाले लोग इस देश को बचा नहीं सकते मित्रों। और इसके मैं आपसे प्रार्थना करने आया, आप एक मन बनाइए, पूरे कर्नाटक में बदलाव का माहौल बनाइए, कर्नाटक के भाग्य का नियंत्रण बनिए। 21वीं सदी का भाग्य इस पहले दशक में लिखा जाने वाला है और इस पहले दशक में आपने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कमल को स्वीकार कर लिया। आप देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में लक्ष्मी का आकर के बात हो जाएगा। भाई बहनों, आज आपके बिताने का मुझे अवसर मिला, आप लोगों से बात करने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि कर्नाटक आने वाले दिनों में देश को नई दिशा दिखाएगा। श्रीमान येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को नई ताकत देगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।